In today's video, we will discuss the next topic of the marketing management, that is a product life cycle. So आज हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी जो डिस्कशन है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के ऊपर, कि जब प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग होने से लेकर प्रोडक्ट के सेल होने तक और इवन जो प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है उसकी एग्जिस्टेंस से लेकर उसके वैनिश होने तक उसके बीच में कितनी स्टेजेस आती हैं. सो product is introduced among consumers, and if consumer prescribe it is a meeting their needs and want it experience a period of growth, subsequently it reaches the stage of maturity, and when it's lost its appeal, its decline start, and eventually it may take off the market. So जो product है ना वो सारा बेस करता है आप कंज्यूमर पे, उसकी ग्रोथ होनी, उसकी डिक्लाइन पे जाना, ये सब कुछ डिपेंड है कस्टमर के ऊपर. अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को लाइक करता है, उसकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली जो आपकी जो प्रोडक्ट की वो स्टेज है वो ग्रोथ स्टेज पे वो चले जाएगा. सो कॉमन प्रोडक्ट लाइफ कर्व्स, ये कर्व्स के थ्रू हमने कॉमन बताए हुए हैं कि ग्रोथ, डिक्लाइन, प्लेटिक्यू, कि जब ग्रोथ होती है फिर उसके बाद डिक्लाइन आके एक जगह पे जब स्टेबल होता है, देन साइकिल, रीसाइकल पैटर्न, जब कोई प्रोडक्ट साइकिल में जाता है. ये देखो पहले वो गया ऊपर, पहले वो ऊपर गया, देन उसके बाद डाउन, देन अप, देन डाउन. एक है इसका इनोवेटिव मैच्योरिटी, जब हम प्रोडक्ट आपका ग्रोथ में गया फिर डिक्लाइन होने लगा क्योंकि कस्टमर उसको पसंद नहीं कर रहे थे, फिर हमने कुछ ऐड कर दिया उसमें ऐसा कि फिर वो गया, फिर उसमें वैल्यू कम होने लगी उसकी, फिर हमें लगा कि नहीं हमें कुछ और ऐड करना चाहिए प्रोडक्ट में, हमने फिर इनोवेशन कर दी, फिर हमारा जो प्रोडक्ट है ग्रो किया. तो ये होता है हमारा इनोवेटिव मैच्योरिटी पीरियड. ये होता है साइकिल, रीसाइकल पैटर्न, और ये होता है आपका ग्रोथ पैटिकल, डिक्लाइन, प्लेटिक्यू. देन आते हैं आपके कॉमन प्रोडक्ट लाइफ कर्व्स. कॉमनली क्या होती है, पहली आपकी स्टेज होती है इंट्रोडक्शन की, फिर आपकी होती है ग्रोथ की, फिर होती है मैच्योरिटी की, फिर होती है डिक्लाइन की. ठीक है, तो जब आपका सर्कल इस तरह से चले, दिस इज़ अ पॉइंट व्हेन जो आपका हम कह सकते हैं मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है. ये होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, जब आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इतना नहीं पता, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है. धीरे धीरे लोगों को पता चलना जाता है, ये जाता है ग्रोथ पे. एक टाइम आ जाता है मैच्योरिटी, यहाँ पे आके आपको ये फील हो जाता है कि अब आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो चुका है, लोग उसे इतना बाय नहीं कर रहे. अगर इस पॉइंट पे आके हम इनोवेशंस कर लें, अपने प्रोडक्ट को कुछ नया ऐड कर लें, है ना, तो हम फिर ग्रोथ की तरफ जाएंगे. अगर नहीं ऐड करेंगे तो इवेंचुअली हम डिक्लाइन की तरफ मूव कर जाते हैं. सो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज. Introduced stage is viewed as a fairly risky and quite expensive because large amount of money is spent on advertising and other tools of marketing to create consumer awareness. अब इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है कि आप एक प्रोडक्ट न्यू लेके आए हो जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है. अब आपने कस्टमर को उसकी अवेयरनेस देनी है, उसके लिए आप मार्केटिंग करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, टूल्स यूज़ करोगे. एक तो आप प्रोडक्ट नया लेके आए, ऊपर से एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके काफ़ी पैसे खर्च होंगे, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे. तो ये जो स्टेज होती है एक्सपेंसिव के साथ साथ थोड़ी रिस्की भी होती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैंने इतने एक्सपेंस कर तो दिए हैं, पता नहीं कस्टमर इन फ्यूचर इसको पसंद भी करेगा कि नहीं करेगा. तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज होती है. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो सेल्स हैं वो लो होती हैं, जो कॉस्ट है वो आपकी हाई होती है, प्रॉफिट तो आपके नेगेटिव में होंगे, क्योंकि प्रॉफिट आप कैसे अर्न कर पाओगे. अगर आपकी सेल हो भी जाती है, जो पैसा आता है आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसको कवर करोगे. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपका यही होता है कि आपने अवेयरनेस देनी है और एक ट्रायल ले रहे हो. प्रोडक्ट ऑफर, बेसिक प्रोडक्ट होता है आपका, प्राइस में सिर्फ कॉस्ट प्लस की हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है. डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं आपके, और जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप किसके लिए यूज़ करते हो, दैट आप अवेयरनेस क्रिएट कर सको.
अब आती है आपकी ग्रोथ स्टेज। ये एक स्टेज होती है जब आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। ये एक वो वाली स्टेज है जब आपके कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो चुकी है, उसने यूज़ कर लिया हुआ है, उसको ये भी पता चल चुका है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो अब बाय करेगा, तो आप एक ग्रोथ स्टेज में चले जाते हो। ठीक है, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ स्टेज कहते हैं। इसमें आते हैं एप्पल्स, नैनो कार्ड, ये सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। देखो ग्रोथ स्टेज में आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत रेज होंगी, कॉस्ट एवरेज हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट्स तो राइज करेंगे, और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपका तब क्या होगा कि आपने अपने शेयर्स को इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्ट में आपने सर्विसेज, वारंटी, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करोगे। प्राइस टू पेंट्री, मार्केट के अकॉर्डिंग आपका प्राइस चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशंस भी आपके बहुत होंगे, और एडवर्टाइजमेंट जो आपकी स्टिल चलेगी, तो क्योंकि आप नहीं चाहते जो कस्टमर्स का इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो आपके प्रोडक्ट में। देन आ जाती है आपकी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या है, आफ्टर सर्विंग कॉम्पिटिटिव बैटल, विनिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस, growth phases enter their maturity. The sales plateau, the fluttering of sale usually last of some times because most product in the category have reached their maturity stage and there is a stability in term of demand, technology and competition. तो ये एक ऐसी स्टेज है जब आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है कि इसमें डिमांड में भी, टेक्नोलॉजी में भी और कंपटीशन में भी। अब जैसे उन्होंने लैपटॉप्स के बारे में बताया, लैपटॉप कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर नंबर ऑफ ईयर बट मोर एडवांस कंप्यूटर एज वेल एज डिवर्स फीचर दैट अपील ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट विल हेल्प टू सस्टेन द प्रोडक्ट एट इट्स पासेस थ्रू द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योर हो जाता है आपका प्रोडक्ट, उसका मतलब एक स्टेबिलिटी भी आ जाता है कि किसी नए प्रोडक्ट के आने जाने से उसमें इतना एज सच चेंज नहीं आता। बट ये भी एक रिस्की स्टेज होती है, क्योंकि अगर आप इस स्टेज पे आके अगर आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन ना लेके आओ तो वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज में जो आपकी सेल है वो पीक पे होती है, मैच्योर हो जाती है, कॉस्ट लो होती है, आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी यही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और शेयर को मैक्सिमाइज करना है। प्रोडक्ट आपके डिवर्सिफाई ब्रांड एंड मॉडल्स के हो जाते हैं, प्राइस भी आप कॉम्पिटिटर की तरह रखते हो, और डिस्ट्रीब्यूट आपके बहुत होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट आप डिफरेंट ब्रांड्स पे आप एडवर्टाइजमेंट अपनी शुरू कर देते हो। डिक्लाइन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जब कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, टेक्नोलॉजी, कोई कॉम्पिटिटर, आपकी वैल्यू, बिलीव्स या टेस्ट उसको अब पसंद ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो डिक्लाइन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपकी सेल डिक्लाइन, कॉस्ट लो, प्रॉफिट भी डिक्लाइन, मार्केट ऑब्जेक्टिव आपका यही चल रहा होता है कि मैं आपके अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दूं, है ना, और प्रोडक्ट आपका वीक स्टेज पे चल रहा है, प्राइजेस भी आपके कट हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके सेलेक्टिव हो जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में आपका क्या होता है कि अपने लॉयल कस्टमर्स को आप फाइंड आउट करते हो इसमें। ठीक है, देन now what are the implications and limitations of product life cycle concept? Product life cycles concept show a framework to support the occurrence of opportunities and threat in a product market. This can help to realize their objectives, strategies and different elements of marketing program. अब हम विद द एग्जाम्पल हम एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझेंगे। हम अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ लक्स को समझते हैं डिटेल में। अब इंट्रोडक्शन स्टेज क्या थी इसकी कि हिंदुस्तान यूनियन लिमिटेड ने इंडियाज़ लार्जेस्ट जो FMCG कंपनी है, जो कि 2 out of 3 इंडियंस विद ओवर 20 डिस्टिंक्ट कैटेगरी इन होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड फूड एंड बेवरेजेस को डील कर रही है, उसने इसकी इंट्रोडक्शन की। 1916 में लक्स लॉन्च हुआ USA में एज ए लॉन्ड्री शॉप, लॉन्ड्री। ठीक है, 1925 में लक्स लॉन्च इन USA एज अ टॉयलेट शॉप, तब ये टॉयलेट शॉप हो गया। देन 1929 में ये लक्स लॉन्च हो गया अब इंडिया में, और 1960 में लक्स वेंट कलर्ड। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे चला कि ये पहले इंट्रोडक्शन से ये देखो ग्रोथ में गया, फिर एक लेवल पे आके इसकी मैच्योरिटी लेवल आई, देन ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब कंपनी का 1929 से 1950 तक क्या एक्शंस थे और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। सेल्स उसकी लो थी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई थी, उसके प्रॉफिट्स नेगेटिव्स में जा रहे थे,
मार्केट ऑब्जेक्टिव उसका क्या था कि प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी क्या थी, बेसिक प्रोडक्ट प्लस प्राइस स्ट्रैटेजी क्या थी, हायर देन लाइफ बॉय, मतलब कॉम्पिटिटर को हम फेस कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे मेजर सिटीज़ में थे और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी क्या थी, अवेयरनेस। ठीक है, पर 1950 से 1990 के बाद क्या हुई, पहले ये जो हम बात कर रही हैं अब इंट्रोडक्शन थी, अभी लक्स आया था तो हम ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, लेकिन जब लक्स की ग्रोथ स्टेज आई तो हमारी सेल्स बढ़ गई, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट भी बढ़ने लगे, हमारा जो मार्केट ऑब्जेक्टिव था कि हमने शेयर इंक्रीज़ करने हैं, ठीक है, और हमने डिस्ट्रीब्यूटर भी इंक्रीज़ किया और एडवर्टाइजमेंट भी हम मास में करने लगे कि बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयर करने लगे। ठीक है, उसके बाद नाउ देयर इज़ अ मैच्योरिटी स्टेज ऑफ लक्स प्रोडक्ट, जिसमें आपकी सेल्स पीक पे चलेगी, कॉस्ट आपकी लो होगी, प्रॉफिट्स आपके बढ़ गए, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की आपके चल रहे थे कि हमने प्रॉफिट्स को करना है, देन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी बहुत ज़्यादा थी और आप जो एडवर्टाइजमेंट करने लगे वो ब्रांड इन्वेस्टर्स के साथ, जैसे कि हमने कोई फिल्म एक्टर्स को ले आए ताकि हम हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। तो इस तरह से जो लक्स की स्टेजिंग चली अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 4 स्टेजेस में जाता है, जिसमें वो जाके वर्किंग करता है एज पर दियर स्टेज। सो ये ऑल डिपेंड करता है एक वी कैन से पर्सन टू पर्सन के ऊपर कि आपने किस तरह से डील करना है। सो कई जो कंपनीज़ हैं वो मेच्योरिटी स्टेज में जाके ये समझ आती है कि अभी हमें साथ साथ में इनोवेशन करते रहना चाहिए, तो वो तो डिक्लाइन स्टेज में नहीं जाते, लेकिन जब हम इग्नोरेंस करते हैं अपने प्रोडक्ट को तब हम एक ऐसी स्टेज आ ही जाती है जब हम डिक्लाइन को मूव करने लगते हैं।